नमस्कार। आज हम बात करते हैं आजमगढ़ और रामपुर चुनाव की, जहां पे बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है। और वैसे तो उलटफेर नहीं कहा जा सकता है, एक्चुअली सपा का गढ़ साफ हो गया है। और ऐसा लगता है कि ये सपा का गढ़ नहीं ध्वस्त हुआ है, बल्कि अखिलेश यादव का अहंकार ढह गया है। ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इन दोनों लोकसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। और ऐसा क्या खास हुआ कि जो दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी वो भाजपा के खाते में आ गई। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आजमगढ़ की। आजमगढ़ की सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट है, और इसे समाजवादी पार्टी के बड़े नेता मुलायम सिंह यादव भी कभी यहाँ से चुनाव लड़ते थे। और यहाँ पे मुसलमानों की जो मतदाता है, मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। और इसी को देखते हुए मुलायम सिंह भी यहाँ से चुनाव लड़ते रहे, और अखिलेश यादव ने भी इसीलिए इसको अपनी कंस्टिट्यूएंसी के रूप में चुना हुआ था, और उनके लिए बहुत सेफ सीट मानी जाती थी। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में जब वो करहल से विधानसभा के उम्मीदवार हुए, उनको लगा कि प्रदेश में उनकी सरकार बन रही है, और वैसे भी लोगों को, अपने उम्मीदवारों को, जनता को एक संदेश देने के लिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा। अपेक्षा की जा रही थी कि अगर उनकी सरकार नहीं बनती है तो वह करहल की सीट छोड़ देंगे और लोकसभा में बने रहेंगे, क्योंकि मायावती और अखिलेश यादव दोनों लोगों ने ये पैटर्न नहीं किया था कि अगर सरकार होगी तो विधानसभा या विधान परिषद में होंगे, और अगर उनकी सरकार नहीं बनेगी तो फिर वो राज्यसभा में या लोकसभा में होंगे। ये बहुत दिनों से खेल चल रहा है, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि वो उनसे ज्यादा अच्छा मुख्यमंत्री कोई है नहीं, और अगर वो मुख्यमंत्री नहीं तो फिर विधानसभा या विधान परिषद में नहीं होंगे। अखिलेश यादव ने अपनी बार कुछ परिस्थितियों में, कुछ विशेष परिस्थितियों में अखिलेश यादव ने निर्णय लिया कि वो नेता विपक्षी दल बनेंगे। पहले ऐसा माना जाता था कि वो अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को नेता विपक्ष बनाएंगे, और शायद आजम खान को भी बनाए अगर उनको जो चुनाव लड़ाया था। और अगर उनसे लोकसभा सीट छोड़ने के लिए कहा जाता है तो उनको भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारी कयासों को दरकिनार करते हुए स्वयं नेता विपक्ष बन गए। और इसके बाद जब इन दोनों सीटों पर उपचुनाव हुआ, तो आजमगढ़ के लिए कयास लगाया जा रहा था कि कौन चुनाव लड़ेगा। और ऐसा किया गया इसको ज्यादा सुरक्षित करने के लिए कि यादव परिवार का कोई सदस्य वहां से चुनाव लड़े, इसलिए धर्मेंद्र यादव को चुना गया। धर्मेंद्र यादव इनके मुलायम सिंह के भतीजे हैं, और वो बदायूं से, यादव बाहुल्य इलाका है, वहां से चुनाव लड़ते थे। और पिछले चुनाव में वो हार गए थे, इसलिए उनको लाया गया और यहाँ से लड़वाया गया। पर आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का उत्साह चरम पर था, क्योंकि इस जिले में आजमगढ़ और आसपास में 10 की 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया था। तो इससे ज्यादा और सुरक्षित जगह नहीं हो सकती। धर्मेंद्र यादव आश्वस्त थे। इसके विपरीत भाजपा ने अपने पुराने कैंडिडेट दिनेश लाल निरहुआ, जो भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं, उनको उतारा। 2019 के लोकसभा चुनाव में निरहुआ अखिलेश यादव के मुकाबले हार गए थे, लेकिन पूरे इलाके में उनके हारने पर लोगों को अफसोस भी था, और उनका प्रचार बहुत ज्यादा हो गया था। बच्चा बच्चा उनको जानता है, फिल्मों की वजह से भी और इस चुनाव की वजह से भी। अब की बार जब फिर दिनेश लाल निरहुआ लोगों के बीच में पहुंचे तो उनको लगा कि नहीं, एक मौका इनको देना चाहिए। अखिलेश यादव को एक मौका दिया और वो मझधार में छोड़कर चले गए, तो इसलिए लोगों की सहानुभूति भी थी। और भाजपा के अंदर एक बहुत अच्छी चीज है कि 24/7 वो चुनाव लड़ते हैं, बिल्कुल फुल टाइम पॉलिटिक्स उनकी रहती है, जो दूसरे दलों से उनको थोड़ा अलग करती है। इसके विपरीत अखिलेश यादव आजकल राहुल गांधी की कॉपी कर रहे हैं, ट्विटर पर बयान देते हैं। और लखनऊ से आजमगढ़ जाने की भी उन्होंने जहमत नहीं उठाई कि अपने जो मतदाता हैं उनको एड्रेस करते कि भाई हमने इनको लाया है, ये मेरे कैंडिडेट हैं, और हमने किन वजहों से छोड़ा था। ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालांकि उन्होंने अपने बड़े मुस्लिम नेता आजम खान को वहां पर भेजा, और आजम खान ने बहुत ही भावनात्मक बातें वहां पर की, और मुस्लिम कार्ड भी खेला कि जेल में मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ, बहुत नाइंसाफी हुई,
और हमको 2 साल से अधिक जेल में रखा गया, और हम मुस्लिम युवकों को इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहते थे, उसकी सज़ा हमको दी गई। मतलब जो भी मुस्लिम वोट थे उनको ध्रुवीकरण कराने की कोशिश आज़म खान ने की। इसके अलावा महाराष्ट्र के फायर ब्रांड सपा नेता हैं अबू आज़मी, उनको भी बुलाया गया और उन्होंने डेरा डाल दिया। इन दोनों नेताओं ने पूरे आजमगढ़ क्षेत्र को मथ डाला, और छोटे-मोटे नेता जितने भी थे समाजवादी पार्टी के वो भी गए, लेकिन अखिलेश यादव नहीं गए। लोग बताते हैं उसके पीछे एक कारण ये था, उनको लग रहा था कि अगर जीत गए तो हम लोगों से कहेंगे कि देखिए हमने तो बिना गए हुए ही जीत गए, इतना हमारा प्रभाव है। और अगर हार गए तो ये कहने के लिए हो जाएगा कि भाई हम तो गए ही नहीं थे, क्या कर सकते हैं। लेकिन चुनाव इस तरीके की सोच, इस तरीके की मानसिकता और इस तरीके की स्ट्रेटजी से नहीं लड़ा जाता। एक और परिवर्तन यहाँ पर हुआ, आजमगढ़ में बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। नॉर्मली बसपा कभी भी किसी उपचुनाव में भाग नहीं लेती। अखिलेश यादव का दुर्भाग्य कहिए, दिनेश लाल निरहुआ का सौभाग्य कहिए, मायावती ने यहाँ से लड़ने का फैसला किया, और उनके पुराने उम्मीदवार एक मुस्लिम उम्मीदवार हैं गुड्डू जमाली, उनको चुनाव में उतार दिया। वो भी क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है, और उन्होंने निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के वोट काटे, और इस तरीके से जो पूरी पोजीशन बनी वो निरहुआ की फेवर में बनती चली गई, और 15,000 से भी अधिक मतों से दिनेश लाल निरहुआ चुनाव जीत गए हैं, और ये समाजवादी पार्टी को करारा झटका लगा है। और जो मुस्लिम मतों पे पिछली बार इतराते हुए अखिलेश यादव पूरे प्रदेश में सरकार बनाने की बात कर रहे थे, 400 सीटें लाने की बात कर रहे थे, आजमगढ़ तो उस पर खरा उतरा था, 10 में 10 सीटें अखिलेश यादव को दी थी। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव बहुत मायूस हो गए होंगे, लेकिन उनके पास कहने के लिए है कि वो तो चुनाव करने गए नहीं, और उन्होंने वक्तव्य भी दे दिया है कि इसमें इन उपचुनाव में लोकतंत्र का चीरहरण हो गया है, और ये सब ट्विटर पर चल रहा है। तो इन्होंने ट्विटर पर प्रचार किया था, ट्विटर पर बयानबाजी शुरू की। अब आते हैं रामपुर में। रामपुर का चुनाव वैसा है, मुस्लिम माहौल इलाका है, 51% से भी अधिक मुस्लिम मतदाता यहाँ पर हैं। स्वाभाविक है, मुस्लिम उम्मीदवार अगर है तो जीत जाएगा। यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी भी जीते हैं, भाजपा के प्रत्याशी भी जीते हैं। 2014 में भाजपा का प्रत्याशी जीता था, और इन सब के पीछे एक गणित कही जाती है। लोग आजकल उत्तर प्रदेश में मुहावरा बदल रहे हैं। जैसे मुहावरा होता है कि ऊंट किस करोड़ में बैठेगा, उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि हाथी किस करोड़ में बैठेगा। तो रामपुर में हाथी नहीं था, आजमगढ़ में तो हाथी था, लेकिन रामपुर में हाथी नहीं था। तो बसपा के जितने भी मत हैं, दलित और मुस्लिम मतदाता तो भाजपा को बहुत कम वोट करते हैं। दलित मतदाता पूरे के पूरे भाजपा को ट्रांसफर हो गए, और उन्होंने भाजपा को जमकर वोट किया। एक और सबसे बड़ी चीज है, भाजपा ने आजम खान के बहुत करीबी एक उम्मीदवार थे, उनको मैदान में उतारा। उनका नाम है घनश्याम सिंह लोधी। उन्होंने आजम खान के साथ काफी काम किया है, और उनकी विक्रमबाजी, रणनीति, कौशल, चुनाव, सारी चीजें जानते थे, तो उनको उतारा गया, और वो भी क्षेत्र में जाना पहचाना नाम थे। इसके अलावा एक तीसरी घटना और हुई, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं नवाब खानदान के, उन्होंने भाजपा को समर्थन देने की अपील कर दी। अपील की होगी घनश्याम सिंह लोधी की वजह से। लेकिन नॉर्मली होता है कि मुस्लिम मतदाता भाजपा को वोट नहीं करते, उनका कितना फायदा हुआ ये तो अलग बात है। लेकिन बसपा का पूरा वोट भाजपा को मिला, और जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे नसीर अहमद, उनको शिकस्त खानी पड़ी। और रामपुर में तो आजम खान ने बहुत मेहनत की थी, उनके बेटे अब्दुल्ला ने और आजम खान ने दोनों ही जगह मेहनत की थी, लेकिन रामपुर को तो अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। और शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि रामपुर का चुनाव हार जाएंगे, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती। आप अगर देखें कि योगी आदित्यनाथ, पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, और वो बिल्कुल मोदी के नक्शे कदम पर चलते हैं। उन्होंने दोनों ही जगह आजमगढ़ और रामपुर में जमकर प्रचार किया, लोगों से अपील की अपने स्टाइल में, लोगों को बताया भी, और उनकी अपील का प्रभाव हुआ। भाजपा सरकार के जो उप मुख्यमंत्री थे दोनों ही गए, और दूसरे मंत्री भी लगे रहे, पूरे दमखम से उन्होंने प्रचार किया, और इस बात की संभावना लग रही थी कि अब की बार भाजपा की दोनों सीटें निकल जाएंगी।
एक और बहुत बड़ा कारण है, अब की बार चुनाव का प्रतिशत बहुत कम रहा। कुछ भी उसकी वजह हो सकती है, गर्मी बहुत पड़ रही थी, लेकिन इसका असर रामपुर पर ज़्यादा पड़ा। रामपुर में 50% भी मतदान नहीं हुआ और ये इसका असर दोनों तरफ पड़ा। भाजपा के जो मतदाता हैं उनको बोला जाता है कि वो काफ़ी आराम तलब मतदाता होते हैं और वो सामान्यतः सपोर्ट तो करते हैं भाजपा को, लेकिन वोट नहीं करते, वोट करने नहीं जाते हैं जब तक कि कोई बहुत ऐसी रणनीति न बने। अब की बार शायद ऐसा हुआ है कि दोनों पक्षों में ऐसा हुआ कि उनके मतदाता घर से नहीं निकले, इसलिए मत का प्रतिशत बहुत कम रहा। और इस तरीके से रामपुर में सीधे मुकाबले में, वैसे तो उम्मीदवार बहुत ज्यादा थे, लेकिन कड़ा मुकाबला सिर्फ सपा और भाजपा में था। सीधे मुकाबले में भाजपा उम्मीदवार ने उनको हरा दिया कि रामपुर सीट पर भाजपा विजयी हुई। आजमगढ़ जो अखिलेश यादव का गढ़ था वो भी ध्वस्त हो गया और उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह है कि अखिलेश यादव ने पार्ट टाइम पॉलिटिशियन की तरह काम किया। भाजपा के योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता की तरह घूम घूम कर प्रचार किया। रामपुर में भी, आजमगढ़ में भी दोनों उप मुख्यमंत्री ने प्रचार किया। कई नेता गए, बहुत सारी योजनाएं बताई और जो प्रदेश में देश में माहौल बन रहा था उसके हिसाब से पिछले विधानसभा चुनाव के बाद अभी जो कानपुर से दंगों की शुरुआत हुई थी नूपुर शर्मा प्रकरण के बाद में, उसमें लोग सहमे हुए थे। और ये लोग भले ही मेरे इस वक्तव्य को अन्यथा लें, लोग सहमे हुए थे। कानपुर के उन लोगों से पूछ लीजिए जो नई सड़क, चमनगंज, बेगमगंज, बजरिया इलाके के रहने वाले हैं। उनका ये था कि अगर अखिलेश यादव की सरकार होती तो क्या होगा। पिछले टेंडर में अखिलेश यादव के बहुत दंगे हुए थे, उनकी दंगों की संख्या ठीक से बताना मुश्किल है, लेकिन 700 बड़े दंगे हुए थे और इसलिए लोग बहुत घबराए हुए थे। इन दो उपचुनावों पर भी उसका असर पड़ा। और दूसरा ये हुआ कि अखिलेश यादव ने बहुत गंभीरता से भले ही लिया हो, लेकिन मेहनत नहीं की। लखनऊ छोड़कर न तो रामपुर गए और न ही आजमगढ़ गए, तो राजनीति ऐसे नहीं होती है। इसलिए उनको हारना ही था और उनका हारना ही उचित है। राजनीति में जो लोग भी हैं, अगर वो उसको फुल टाइम राजनीति समझते हैं, ये राजनीति जनता की सेवा है और उसमें कोई घंटे और समय की गिनती नहीं हो सकती है। अगर ऑफिस की तरह 10 से 5 अगर कोई काम करेगा तो ये इस तरीके से काम नहीं हो सकता है। ये भी एक संदेश छिपा हुआ है और ये है भाजपा की जीत का मूल मंत्र। इसके साथ अगले किसी मुद्दे पर फिर आपसे बात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।